फंक्शनल स्ट्रक्चर। आज हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा समझना है। तो जो स्ट्रक्चर हमारा फंक्शंस की बेसिस पे बना होता है हम उसे क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब कंपनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कंपनी को क्या क्या काम करना होता है, कंपनी को प्रोडक्शन करनी है, कंपनी को फाइनेंस अरेंज करना है, कंपनी को बने बनाए प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, सेल करनी है, इतने सारे काम है कंपनी के पास। तो अब कंपनी इन सारे कामों को कविश्री एक डिपार्टमेंट के अंदर तो परफॉर्म करेगी नहीं, है ना? तो इसके लिए क्या बनाया जाएगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसमें अलग अलग फंक्शंस जो हैं उनके बेसिस पर जो है हम लोग डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप यहां पर मेरिट्स देखेंगे जरा। सबसे पहला मेरिट मैंने क्या लिखा हुआ है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, यानी कि जिसको कि हम बोलते हैं जॉब स्पेशलाइजेशन। अब अगर मैंने रोज आकर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टडीज ही पढ़ानी है बार बार हर साल, तो मेरे अंदर बिजनेस स्टडीज की एक टाइम के बाद स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, है ना? क्योंकि मुझे पूरी की पूरी किताब जो है मेरे दिमाग में बस जाएगी। मैं बहुत सारी किताबों को पढ़ चुकी हूँ जो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ, नोट्स बना चुकी हूँ। तो जब आप एक ही काम को बार बार करते हैं ना बेटा, तो आपके अंदर क्या आ जाती है? स्पेशलाइजेशन आ जाती है। ऐसे ही जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, हर साल अकाउंट्स ही पढ़ाते जाएंगे बेटा, उसी किताब को पढ़ाते जाएंगे, तो उनके अंदर अकाउंट्स की स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, है ना बेटा? तो अब इसी तरीके से जरा एग्जांपल लो कि एक कंपनी है जो कि मोबाइल फोन्स बनाती है, उस कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, ठीक है, तो अब आप लोग खुद ही समझदार हो, जब वो हर साल मोबाइल फोन्स की सेल्स पर ही काम करता जाएगा, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? स्पेशलाइजेशन। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको कि जब एक इंसान बार बार एक ही काम को परफॉर्म करता है तो उसके अंदर क्या आ जाती है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। अगला पॉइंट देखते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेटा ध्यान से समझेंगे इस चीज को, ठीक है? अब मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने खाली एक ही डिपार्टमेंट बना रखा है, ठीक है, पढ़ाने का। अब यहां पर आप एग्जाम्पल लेंगे, अभी आप लोग इतने सारे बच्चे यहां बैठे हो और आप सब लोग एक ही सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो इस समय पर, जो कि है बिजनेस स्टडीज। मैं पढ़ा रही हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, डाउट आ रहा है आप लोग पूछोगे, आपको यहाँ पर बिजनेस स्टडीज की असाइनमेंट दी जाएगी, बिजनेस स्टडीज का ही टेस्ट दिया जाएगा। लेकिन जरा इस सिनेरियो को थोड़ा एक अलग तरीके से इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जो फर्स्ट रो बैठी है ये मेरे पास अभी बैठकर अकाउंट्स पढ़ रही हो, और ये जो सेकंड रो बैठी है ये मेरे पास इकोनॉमिक्स पढ़ रही हो। अच्छा, ये जो थर्ड रो बैठी हुई है इनको मैं बिजनेस स्टडीज करवा रही हूँ। तो जब मान लो कि मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही हूँ, अकाउंट्स वाले बच्चे बोल रहे हैं हमें अगला सम कराओ, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे बोल रहे हैं हमारा न्यूमेरिकल करवाओ, तो क्या कंट्रोल करना है ऐसी क्लास को, और ऐसी क्लास में हर एक बच्चे के साथ कोऑर्डिनेट करना आसान हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना? लेकिन जब हम एक डिपार्टमेंट में एक ही काम को परफॉर्म करते हैं तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा अच्छी। अब इस वक्त आप सब देखो कितने अटेंटिवली मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, बिजनेस स्टडीज को समझ रहे हो, डाउट आएगा तो वो पूछोगे, किसी का इस वक्त टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा है, सब लोग प्रोडक्टिव वे में अपने टाइम को भी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? अब इसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देखते हैं। देखो मैं हमेशा कैसे करती हूँ, मैं पहले एक रियल लाइफ का एग्जांपल देती हूँ जिससे तुम लोग रिलेट कर सको, फिर ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाइए, अगर एक ही डिपार्टमेंट है, उसका एक हेड है, वो 10 बंदों से सेल्स का काम करवा रहा है, 10 बंदों से मार्केटिंग का काम करवा रहा है, 10 बंदों से फाइनेंस अरेंज करवा रहा है, तो वो कैसे काम करेगा? नहीं कर सकता ना अच्छे से। उससे बेटर क्या होगा, आप डिपार्टमेंट्स ही अलग बना दीजिए और हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड बना दीजिए, तो वहां पर क्या होगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। बेटा मैनेजरियल यानी कि मैनेज करना, ऑपरेशनल आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर में एक फीचर पढ़ा था, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। उसके अंदर हमने 3 पॉइंट्स लिखे थे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। वहां मैंने आपको क्या समझाया था? ऑपरेशन माने जिसमें रॉ मटेरियल लगता है, इनपुट जाता है और आउटपुट प्रोड्यूस होकर आता है ना? तो वो क्या थी हमारी? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो यहां पर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है? अब मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी का क्या मतलब है? ध्यान से देखना, ये जो 4 डिपार्टमेंट्स मैंने यहां बनाए हैं, अगर स्ट्रक्चर इस प्रकार से काम करेगा तो यहां पर मार्केटिंग के डिपार्टमेंट के अंदर काम को मैनेज करना सिंपल है, बिकॉज काम कौन सा कर रहा है?
मार्केटिंग का कौन सा काम कर रहे हैं यहाँ पे, मार्केटिंग का कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, मार्केटिंग का। तो बड़ा सिंपल है जी मार्केटिंग के काम को कंट्रोल करना। प्रोडक्शन के अंदर क्या काम चल रहा है, प्रोडक्शन का किन चीजों को मैनेज करना होगा, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज को ही मैनेज करना होगा। तो इट विल बिकम वेरी सिंपल फॉर अस टू मैनेज। तो ये चीज यहाँ पर क्लियर आ गई है ना। अब उसके बाद बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमिकल, ये काफी ज्यादा सस्ता भी पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप एक जैसे डिपार्टमेंट के अंदर अगेन वही बात आ गई बेटा, एक जैसा काम कर रहे हैं, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, है ना। अब इनको पता है हमने अपने डिपार्टमेंट का काम करना है, इनको पता है हमने ह्यूमन रिसोर्स को, स्टाफ को मैनेज कर रहे हैं, इनको पता है हमने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके वर्कर से प्रोडक्शन करवानी है। ये तो नहीं होगा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक दिन सडनली आके प्रोडक्शन करनी शुरू कर दे और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आज सोचे कि मैंने मार्केटिंग का काम करना है, मैंने प्रोडक्शन नहीं करनी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो किसी भी तरीके की ओवरलैपिंग तो होगी नहीं, ना ही डुप्लीकेशन होगा। तो यानी कि काम बहुत ही हमारा इकोनॉमिकल सस्ते में निपट जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बड़ी अच्छी चीज लिखिए, ईज इन ट्रेनिंग एम्प्लॉइज। पहले मैं अपने से शुरुआत करती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने जो है टीचिंग करनी शुरू करी, तो मैंने पहले सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टडीज पढ़ाया, मैं सिर्फ बिजनेस स्टडीज के डिपार्टमेंट में आ गई। अगर मैं आते ही ट्यूशन मार्केट में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज तीनों सब्जेक्ट इकट्ठे पढ़ाना शुरू कर देती, तो मैं एक सब्जेक्ट को भी अच्छे से मास्टरी एक सब्जेक्ट के ऊपर भी ना कर पाती। लेकिन पहले मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट उठाया, मैंने उसको अच्छे से स्टडी किया, बच्चों को पढ़ाया, तो मेरे अंदर क्या हो गया, मेरी ट्रेनिंग सिंपल हो गई, मेरी ट्रेनिंग बहुत सिंपल हो गई। अब मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ। कई साल पहले मेरी एक फ्रेंड एक आइल्स के इंस्टीट्यूट पे जॉब करने के लिए गई, तो उसको बोला पहले दिन कि आपने ना आना है और आपने रिसेप्शन हैंडल करना है। पहले दिन वो गई, वो रिसेप्शन हैंडल करी थी। हाफ डे में उसको बोल दिया कि आज ना हमारे जो स्पोकन इंग्लिश के ट्रेनर है वो एब्सेंट है, तो आप आ जाइए, आप बच्चों को थोड़ा स्पोकन इंग्लिश करा दीजिए। वो बेचारी वहां चली गई। नेक्स्ट डे जब वो आई तो उन्होंने बोला हमारी ना जो पुरानी रिसेप्शनिस्ट है वो वापस आ गई है, अब आप जरा लिसनिंग पे चले जाइए, आप जरा बच्चों से लिसनिंग एक्टिविटी करवाइए। आइल्स में होता होगा कुछ लिसनिंग का, सुनने का, तो वो वहां चली गई, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट डे आई तो बेटा उसको फिर बोल दिया आज रिसेप्शनिस्ट एब्सेंट हो गई है, आप दोबारा रिसेप्शन पे बैठ जाइए। तो जो उसका ओनर था वो उसको फिर ऑफिस में बुलाकर कहता है तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं हो रहा, ठीक है। वो कह रही है मुझे एक काम करने के लिए तो दो, जब तक मैं एक ही काम को रेपिटेटिवली नहीं करूंगी तो मैं अच्छी कैसे बनूंगी। आप तो कभी मुझे किसी डिपार्टमेंट में जाने को बोल रहे हो, कभी किसी में जाने को बोल रहे हो, कभी किसी में जाने को बोल रहे हो। तो क्या ऐसे उसकी ऐसे सिनेरियो में बेटा क्या उसकी ट्रेनिंग अच्छी हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, बिकॉज कभी वो कोई काम कर रही है, कभी वो कोई काम कर रही है। तो अब आप मान लीजिए आपके पापा ने आपको बोला कि आज तेरी छुट्टी, अब तेरी 1 महीने की छुट्टियां हैं जून में, तो मेरे साथ फैक्ट्री चल, ठीक है। अब फैक्ट्री चलने को पापा ने बोल दिया, लेकिन अब आप कविश हंस रहा है क्योंकि कविश को कहा हुआ है पापा ने फैक्ट्री जाने को। लेकिन अगर फैक्ट्री जाते ही पापा पहले आपको एक दिन बोले आज तू मार्केट से परचेजिंग कर ला, अगले दिन बोले आज तू वर्कर से प्रोडक्शन करवा ले, तीसरे दिन कोई और काम दे दे, तो क्या आप इस जून के 1 मंथ में किसी एक भी एक्टिविटी के ऊपर मास्टरी हासिल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर से एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाती है। और लास्ट है ड्यू अटेंशन। तो वापस से हम अपनी ही क्लास की एग्जांपल लेते हैं। बेटा इस वक्त मैं एक भी बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं कर रही हूँ। कैसे? मैं पढ़ा क्या रही हूँ? एक ही सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, और सब बच्चे अभी वही पढ़ने के लिए आकर बैठे हुए हैं, है ना। लेकिन अगर वापस जाए तो हमने पहले वाली एग्जाम्पल ली थी कि 10 बच्चे अकाउंट्स, 10 बच्चे इको, 10 बच्चे बीएसटी पढ़ रहे हैं। मान लो 2-3 बच्चे +1 के भी बैठे हुए हैं, उनको मैं उनका पढ़ा रही हूँ, तो क्या ऐसा डिपार्टमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ड्यू अटेंशन की जो एक्टिविटीज होती हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर की, उनको क्या मिलती है? बहुत अच्छे से अटेंशन मिलती है ना। जैसे बिजनेस स्टडीज के डिपार्टमेंट में बिजनेस स्टडीज को पूरी अच्छे से अटेंशन मिलेगी। अब ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट की मार्केटिंग को बहुत अच्छे से अटेंशन मिलेगी। प्रोडक्ट की मार्केटिंग, बेटा आज मैं आपको एक और चीज क्लियर करती हूँ, बहुत अच्छी बात बताऊंगी आपको। मार्केटिंग, आप मुझे एक बात बताइए, मार्केटिंग और सेलिंग में बेसिक डिफरेंस बताइए। चलिए आज आप ये करते हैं, पहले बताइए मुझे, किसी के दिमाग में कोई डिफरेंस आ रहा है? मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में कोई डिफरेंस पता है आपको? आगे आपको मार्केटिंग चैप्टर करवाऊंगी डिटेल में। अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सेलिंग कब शुरू होती है? नहीं, मार्केटिंग का मतलब प्रमोट करना, ये प्रमीत ने गलत कहा है। अब मैं समझाती हूँ। सेलिंग शुरू होती है प्रोडक्ट बनने के बाद, है ना, सीधी सी बात है। प्रोडक्ट बनने के बाद ही उसको बेचना शुरू करते हैं ना। लेकिन मार्केटिंग तो प्रोडक्ट बनने से भी पहले शुरू हो जाती है बेटा जी। ये कैसे?
अब आईफोन वाले हैं, हर साल नए पे नया फोन लॉन्च करे जा रहे हैं। मार्केट में सबसे हिट भी आईफोन ही है। इतना हाई प्राइस होने के बावजूद भी कस्टमर्स उसको खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है एक स्टेटस सिंबल बनता है इसको खरीदने से, है ना। तो अब मार्केटिंग जो है, मैंने क्या बताया आपको, मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस। सेलिंग कब शुरू होती है? प्रोडक्ट बनने के बाद। मार्केटिंग कब शुरू होती है? प्रोडक्ट बनने से भी पहले। तो यहां पर हम क्या सीख रहे हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है बेसिकली, ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि जो जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है उसका काम क्या होता है कि पहले उसको रिसर्च और एनालिसिस करके आनी है मार्केट में जाके, ठीक है, कि क्या आजकल कस्टमर्स लाइक कर रहे हैं, फिर वापस आके इनपुट देना है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन की जाएगी। फिर उस प्रोडक्ट का प्राइस सेट किया जाएगा, ठीक है, उस प्रोडक्ट का ब्रांड, क्या ब्रांड नेम होना चाहिए, कैसा लेबल चिपकना चाहिए उसके ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी, यहां तक कि ये प्रोडक्ट हम अमेज़न से बेचेंगे या हर दुकान में इस प्रोडक्ट को रखवा के आएंगे, किस तरीके से ये प्रोडक्ट बेचा जाएगा, ये सब डिसाइड किया जाता है। आपने देखा होगा शार्क टैंक पे बहुत सारे आजकल ऐसे प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को अमेज़न से बेचते हैं। एक मखाने का पैकेट है मान लो, ठीक है, लेकिन मखाने का पैकेट तो आजकल हमारी रिटेल शॉप्स पे भी मिलने लग गया है, अलग अलग फ्लेवर्स का। समझ रहे हो इस चीज को? ये होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम। तो हम लोगों ने समझ लिया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ड्यू अटेंशन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ किस एक्टिविटी को? मार्केटिंग की एक्टिविटी को। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो एक बार फायदे दोबारा से रिकॉल करती हूँ मैं बिना देखे। सबसे पहले तो मुझे याद आ रहा है कि इसमें ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आती है। कैसे? जब एक इंसान बार बार एक ही एक्टिविटी को परफॉर्म करता है एक डिपार्टमेंट में रहते हुए, तो उसके अंदर क्या आ जाती है? स्पेशलाइजेशन। अच्छा, दूसरा स्पेशलाइजेशन की बात चल रही तो एक और स्पेशलाइजेशन है मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन। एक ही डिपार्टमेंट के अंदर अगर एक ही टाइप का काम परफॉर्म हो रहा है तो उससे आपको काम को मैनेज करने की भी स्पेशलाइजेशन आ जाएगी और उसे ऑपरेट करने की भी स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। अच्छा, अब स्पेशलाइजेशन का फायदा क्या होगा? इकोनॉमिकल, हर काम हमें सस्ता पड़ जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज नहीं होगी। अच्छा, इससे मुझे याद आता है चौथा पॉइंट, ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपको एक टाइम पर एक ही तरीके की एक्टिविटी पे फोकस करना है, या तो आप मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हो या आप एचआर पे या प्रोडक्शन पे, तो आपकी ट्रेनिंग बहुत ईजी बन जाएगी। फिर ड्यू अटेंशन, एक ही डिपार्टमेंट में एक जैसा काम हो रहा है तो उस एक्टिविटी को क्या मिल रही है? प्रॉपर अटेंशन मिल रही है बेटा, बिल्कुल भी वो काम नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है। और कोई रह गया क्या जो मैंने छोड़ा हो? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक डिपार्टमेंट के अंदर एक जैसा काम हो रहा है, वही बात है बेटा, तो कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना क्या बन रहा है? बहुत ज्यादा इजी। चलिए अब याद कर